उस ज़िले की कम से कम 10 लाख की जनसंख्या होती है। वो 10 लाख जनसंख्या को कैसे हैंडल करेंगे? ये आपको, इसीलिए माइंड जो आपका है उस लेवल का होना चाहिए आपको, कि देश में, दुनिया में, भारत में आपके जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सा ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिससे पूरी दुनिया बदलने वाली है, या उस देश पर बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है, ये आपके नज़र में होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे सिंपल साधन है इसको जानने के लिए, बस न्यूज़पेपर आता है आपके पास, न्यूज़पेपर उसको पढ़िए। सिंपल सा साधन है न्यूज़पेपर। आपके पास न्यूज़पेपर है, मोबाइल है, अब तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो गया है। अगर फिर भी अगर आप नहीं अगर देख पा रहे हैं तो फिर ये आप में कमी है। कोई नहीं, सब पढ़िए, छोटा से लेकर मोटा तक सब कुछ आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेज पढ़िए, लास्ट पेज पढ़िए, बीच का पढ़िए, सब चीज़ पढ़िए, तभी तो पता चलेगा कि कितना दुनिया में घटनाएं घटती है और किस तरह तरह की घटनाएं घटती है। सब चीज़ पढ़ना है। वैसे मेन फ्रंट पेज पढ़ेंगे तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो पढ़ेंगे, और सबसे जो लास्ट पेज पढ़ेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटना दिया रहता है, इंटरनेशनल दिया रहता है। हाँ, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो एक से एक हार है और गहनों का भी चल रहा है। कमला पसंद है, हाँ, तो ये सब चीज़ तो दिया ही जाता है। फिर उसके बीच का पेज एडिटोरियल का होता है, किसी एक मुद्दे पर एक लेख लिखा होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अभी से पढ़ने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में कम से कम आपको 20 पेज भरना है, 20 से 30 पेज भरना है आपको मेंस में। नहीं, टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आपका रहेगा। 20 क्वेश्चन को लिखना है तो कम से कम 20 पेज में लिखना है आपको। नहीं, ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, वो क्वेश्चन सीधे दिया हुआ है, वो आपको लिखना शुरू कर देना है। हाँ, 20 में 20 क्वेश्चन लिखना है आपको। तो इस तरह से लिखेंगे आप, तभी जब आप पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ आप यूट्यूब से या रेडियो समाचार अगर सुन सकते हैं तो सुनना चाहिए। तो ये 2 चीज़ आपके पास साधन है करंट अफेयर जानने के लिए। और अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अब लगभग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछा जाता है। चाहे बीपीएससी दीजिए, बीपीएससी में तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी दीजिए तो 15-20 क्वेश्चन वहाँ भी है। तो करंट अफेयर का रोल अब बढ़ता जा रहा है, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए हम 2 घटनाओं पर आज देखते हैं, और दोनों घटनाएं विश्व में बहुत बड़ा ये परिवर्तन लाने वाली ये घटनाएं हैं। तो हमने पहला सवाल आपसे पूछा था कि मोदी जी अभी कहाँ पर है, तो आप लोग नहीं बताए। कोई बात नहीं है, अब आप बताएंगे। तो देखिए, हर साल एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, उसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मोदी जी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। एक सम्मेलन होता है G20, ये G20 नाम का एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, हर साल ये होता है। इसमें 20 देश भाग लेता है, इसलिए इसका G20 नाम पड़ा है। इसका G20 इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसमें 20 देश भाग लेते हैं। और ये कौन से कंट्री भाग लेते हैं? जो विकासशील देश हैं। विकासशील देश कौन से होते हैं? वो विकसित देश होता है, डेवलप्ड होता है वो सब कंट्री। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील हैं हम लोग। अभी हम लोग विकसित होने के कगार पे खड़े हैं अभी हम लोग। तो वैसे ऐसे देशों का ये G20 का सम्मेलन होता है। और किस लिए होता है ये सम्मेलन? कि आगे हम लोग कैसे ग्रो करेंगे, कैसे हम वृद्धि करेंगे, इसके लिए ये सम्मेलन बुलाया जाता है। तो इस साल G20 का शिखर सम्मेलन ये रोम में आयोजित किया जा रहा है।
ये आयोजन हो रहा है रोम में। ये रोम कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम है। तो कल ही मोदी जी यहाँ से चले गए हैं रोम। तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 का रोम में इसका आयोजन किया जा रहा है। रोम में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक ये आयोजन किया जाएगा इसका? तो आज है 30 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2021। ये 2 दिन ये इवेंट चलेगा और विश्व के बहुत बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज़ के सभी राष्ट्राध्यक्ष हैं, मोदी जी हमारे देश के हो गए, पाकिस्तान के हो गया, इधर में श्रीलंका के हो गया, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है इन सब के राष्ट्राध्यक्ष अभी पहुंचेंगे रोम में और फिर यहाँ पर ये सम्मेलन होता है और बातचीत चलेगा ये है। हाँ देखिए 20 देश में ऐसे है, जैसे 19 कंट्री है, 19 कंट्री है और प्लस में एक जो है एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन का मतलब है यूरोप। हमने आपको जब पढ़ाया था, यूरोप का जब मैपिंग हमने करवाया था आपको, तो हमने ये बताया था आपको कि यूरोपियन यूनियन में 28 देश शामिल थे। पहले 28 देश शामिल थे, इसमें से इंग्लैंड बाहर हो गया, इंग्लैंड बाहर हो गया, तो अब इसमें से 27 देश बचे हुए हैं। तो टोटल अभी यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, यूरोप के 27 देश हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये जितने भी सारे यूरोपियन कंट्री हैं, ये 27 देशों का ये समूह है यूरोपियन यूनियन। तो उसमें एक मिल करके एक वो यूरोपियन यूनियन आता है, यानी कि ये 27 देश और आते हैं और प्लस में 19 और डेवलपिंग कंट्री है। इसमें ये है कंडीशन। तो इसको हम टोटल इन पूरे देशों को मिला करके एक ही देश हम लोग मान लेते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद ये रखनी है कि G20 का शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रोम में किया गया। अब कल भी परसों जब अखबार आप पढ़ेंगे तो इसमें जो मीटिंग हुआ, क्या इसका रिजल्ट आया और क्या आगे करना है, ये परसों के अखबार में आएगा कि आगे क्या करना है। इन लोग नेता जो जुटे तो किस चीज़ पर बात हुआ और क्या करना है, तो परसों ये पता चलेगा। तब जा कर के वो असली करेंट अफेयर अब बनेगा और वो आपके अगले 2 साल के बाद एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यूपीएससी और बीपीएससी यही करता है काम। जो आज के 2 साल पहले घटना घट चुकी है वही आपसे पूछेगा। वो इसलिए पूछेगा कि ये देखना चाहता है कि स्टूडेंट कितना पीछे तक का याद रखता है, ये आपसे चेक करना चाहता है एग्जामिनर। तो आज की जो घटनाएं हो रही है वो अगले 2 साल 3 साल तक ही आपको काम करेगा। तो इसलिए करेंट अफेयर पर नज़र बना के आपको ये रखना है कि हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस पे आपके बिल्कुल नज़र होनी चाहिए। अब एक और घटना को हम लेते हैं। तो ये पहली घटना हुआ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसमें लिख लेना है टोटल कंट्री कितना है। टोटल कंट्री इसमें कितना है, ऐसे लिखना है 19 + 1। तो 19 तो अन्य देश है और एक जो है यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल इसमें 20 देश भाग लेते हैं यूरोपियन यूनियन। ये तो बहुत पहले ही बन गया था, ये 1958 में ही बन गया था, 58 में ही बन गया था, यूरोपियन यूनियन बना था। धीरे धीरे सब देश इसमें। तो इस तरह से ये G20 का शिखर सम्मेलन है। ये G20 का शिखर सम्मेलन है। चूँकि ये तो पिछले साल ही होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया था, तो इस वर्ष हुआ। हाँ, हर साल इसका फिक्स है, हर साल ये होगा। अब आइए दूसरे खबर को लेते हैं जरा।
हाँ और इस देश में जो ये विश्व ऑफ यूरोपियन हाँ यूनियन वाला हो हाँ गया, हाँ उसमें 27 सदस्य तो 27 देश नहीं जाएगा। अब ये इन सब देशों को 27 देशों को मिल करके एक यूरोपियन जो यूनियन बना है, अब इसका एगो हेड होता है, एक हेड होगा। अब ये एगो व्यक्ति इसमें अब जाएगा, ऐसे होता है। तो आप लोग कल परसों का अखबार जरूर पढ़िएगा, तो इसका और क्लियर होगा। अब आते हैं, अब एक और देखते हैं। अब पिछले दिनों हमारे यहाँ राष्ट्रपति आए हुए थे, याद होगा तो, बिहार में, है याद? कितने लोगों को तो याद भी नहीं है। अभी 20 अक्टूबर 2021 को जब हमारे यहाँ वोटिंग हो रहा था, जिस दिन, उसी दिन महामहिम भारत के राष्ट्रपति, कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद बिहार आए हुए थे। अब ये बिहार आए हुए थे तो ऐसे ही ये शौक से तो आए नहीं थे, कुछ न कुछ तो ये काम करने आए थे। तो क्या काम करने आए थे ये? हाँ, तो हमारा जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, इस विधानसभा का 100 वर्ष पूरा हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, तो उसी को ये आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो विधानसभा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जहाँ से कानून बनाए जाते हैं। तो बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष अभी हमारा ये पूरा हुआ है, इसी के लिए राष्ट्रपति यहाँ पर आए। तो इसके लिए एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में, बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2021 को, 21 अक्टूबर 2021 को विधानसभा में बोधि वृक्ष लगाकर किया गया, बोधि वृक्ष लगाकर किया गया। तो राष्ट्रपति महोदय आए और विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष गया से आया, और फिर वहाँ पर वो पौधाओं का रोपण उन्होंने किया, पौधारोपण किया विधानसभा में। तो इसलिए तो अब शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, यानी कि हमारा विधानसभा की स्थापना कब हुआ था? बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुआ? बिहार विधानसभा की स्थापना हुआ था 7 फरवरी 1921 ईस्वी को। अंग्रेज जब था हमारे देश में, उसी समय बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी। तो ये तो कार्यक्रम होने वाला था फरवरी में ही, लेकिन फरवरी में कोरोना का कहर था, इसलिए उस समय नहीं हो पाया। नया कुछ नहीं है, बस ये कार्यक्रम मनाया गया कि हमने सेलिब्रेट, हाँ सेलिब्रेट किया गया है, बर्थडे मनाया गया है। हाँ, बिहार विधानसभा का हमारा बर्थडे मनाया गया है। हाँ, 100वां बर्थडे मनाया गया है। तो 100वां बर्थडे अब ऐसे ही कैसे मना लेगा बिहार बिना राष्ट्रपति के? तो इस तरह से ये अब बीपीएससी के अगर आप एग्ज़ाम अब देने जाएंगे इस वर्ष, तो इस वर्ष के लिए 100% ये एग्ज़ाम में पूछेगा अब आपसे। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई मंत्री हो, कोई नया चीज़ का इवेंट कर रहे हो तो उस पर नज़र रखना है। बस यही आपका करेंट अफेयर है। अब मोदी जी 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर को रोम में रहेंगे 2 दिन, आज और कल। तो फिर परसों कहाँ जाएंगे वो अब? हाँ, यही तो मोदी जी में खासियत है कि वो आएंगे नहीं, वो कहीं और अब जाने वाले हैं। हाँ, तो अब ये कौन सी ऐसी घटना घटने वाली है भाई? वो और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इससे भी बहुत बड़ा इवेंट और होने वाला है।
इसमें तो 20 ही देश भाग ले रहा है और अगली बार तो और ऐसा इवेंट होने जा रहा है, बस 2 दिन के और बाद, यही 2 दिन के बाद इससे भी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। उसमें टोटल 193 देश भाग ले रहा है। अब वहाँ मोदी जी जाएंगे। अब तो वो कौन सा सम्मेलन हो रहा है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी होता। क्लाइमेट चेंज हो रहा है अभी। क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है कि अभी आप लोग भी प्रत्यक्ष महसूस कर रहे होंगे। खांसी सर्दी बुखार तो अलग चीज़ है। ऐसा महसूस आप लोग कर रहे होंगे कि जैसे पहले दीपावली के समय ये अक्टूबर महीने में बहुत ठंड पड़ती थी। अब देखिए अक्टूबर पूरा बीतने के कगार पर है और अभी तक ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। सुबह में थोड़ा सा ठंड आया है, लेकिन दोपहर में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हमें याद है कि जब हम बचपन में थे तो हम लोग अक्टूबर महीने में मोटे मोटे नहीं, वो तो कहना सही है आपको, वो तो बहुत बचपना में होता था, लेकिन बचपन से भी थोड़ा बड़े हो गए थे तो इतना याद है कि अक्टूबर 10 से 20 अक्टूबर तक हम लोग को बहुत ठंड लगता था, बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं रह सकते थे। हाँ, डेट याद है ना, सब याद है, क्योंकि हम लोग दीपावली में मूर्ति पूजा करते थे तो सब डेट याद रहता था। तो इस तरह से एहसास, यही है क्लाइमेट चेंज है। फिर एक चीज़ और आप याद कर रहे हो, ये महसूस कर रहे होंगे कि जितना बारिश इस वर्ष हुआ है, 2-3 साल पहले इतना बारिश नहीं होता था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। अब इस क्लाइमेट चेंज से खतरा किसको है? खतरा इंसान को है या जानवर को है या पृथ्वी का है? यानी कि इस धरती पे रहने वाले हर चीज़ को खतरा है। और धरती ही जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम रहेंगे कहाँ पर? उसी को बचाने के लिए एक संगठन बनाया गया। इस संगठन का नाम है UNFCCC। ये एक संगठन बनाया गया। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन जहां लग गया, इसका मतलब ये है कि ये यूएनओ की संस्था है। यूएनओ तो जानते होंगे आप, ये यूएनओ की संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ये है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर ये हर साल होने वाला कन्वेंशन है, ये संस्था है। तो दुनिया के लोग तो बहुत पहले से ही महसूस कर रहे थे, वैज्ञानिकों ने और महसूस करा दिया कि क्या हो रहा है अभी और क्या होने वाला है आगे। ये वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दिया, तब जाकर के हमारे देश के नेता लोग जगे और इसके लिए फिर तैयार हुए। तो इस संस्था की स्थापना कब हुआ है भाई? इस संस्था की स्थापना 1992 में किया गया है। 1992 में एक अर्थ सम्मेलन किया गया था, अर्थ सबमिट किया गया था रियो डी जेनेरियो में। उसी समय इसकी स्थापना की गई थी कि अब तो भाई पृथ्वी को बचाना है, क्लाइमेट चेंज से बचाना है पृथ्वी को। उस समय इसकी स्थापना किया गया और उसी समय ये डिसीजन लिया गया कि हर साल इसकी एक बैठक बुलाई जाएगी और विश्व के जितने भी सारे देश हैं इन सब के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाएगा और उनसे प्रतिज्ञा करवाया जाएगा कि आप अपने यहाँ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाइए। तो इसके लिए हर साल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, हर साल
कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, इसी को कहा जाता है कॉप, COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP, इसको ये कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहा जाता है। तो हर साल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। तो ये कॉन्फ्रेंस कब से शुरू किया गया है? तो COP 1 कब से? 1995 से ये लगातार हर साल ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, हर साल ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, 1995 से ही किया जा रहा है। अब इसी में सभी देश के नेताओं को बुलाया जाता है और इसी में टास्क उनको दिया जाता है कि अब आपको क्या करना है। तो अब आप हमको ये बताइए कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज में कैसे हो रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये परिवर्तन हो कैसे रहा है? ये परिवर्तन ऐसे हो रहा है कि हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है? टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया, और एक क्लास में हमने आपको बताया भी था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कैसे। ये ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ कैसे रहा है? तो इसमें बढ़ने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? CO2 का है। बहुत बढ़िया। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे है तो 6 गैसों का, है ना, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो 6 गैसों में से ये गैस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब आप लोग हमें ये बताइए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, ये पृथ्वी पर कहाँ से आ रहा है? हाँ, जितने भी सारे कंपनी है, फैक्ट्रियां हैं, उससे आ रहा है। और जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी वाहन हैं, जितने भी ट्रैफिक है, परिवहन है, वाहन से जितने भी गाड़ियां हैं, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जितनी भी सारी गाड़ियां हैं, उनसे निकल रहा है। और है? नहीं, नदी प्रवाह प्रदूषण उससे नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कहाँ से निकल रहा है? हाँ, हम जो पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पेड़ पौधे ही तो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में, और कन्वर्ट करने वाला ही नहीं है। तो यानी कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम जंगलों को समाप्त कर रहे हैं। इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। और हम कहाँ से पैदा कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? जितने भी हमारे यहाँ बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं, बिजली आज हमारे यहाँ जितने भी बिजली आ रहा है, इसमें 95% योगदान कोयला का है। कोयला से चल रहा है। NTPC जो कंपनी आपके यहाँ ये जो पावर दे रही है, ये सब कोयला से चल रहा है। तो जितने भी बिजली कंपनियां हैं, बिजली उत्पादन करने वाली, यहाँ से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यही सब मिल करके पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो ये तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। ये पता कब लगाया था वैज्ञानिकों ने? आपको हम बताए थे। कहाँ पर सम्मेलन हो रहा था? कियोटो में। कियोटो कहाँ है? जापान में। तो इसी कॉप का ही वो कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो वो कॉप चल रहा था 3 था, जो 1997 में हुआ था, कियोटो में हुआ था। और यहीं पर ग्रीन हाउस गैस की खोज किया गया, और यहीं पर सभी वैज्ञानिकों ने बताया देश के नेताओं को कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, और इसको कम करिए। सभी देशों को टास्क दिया गया। तो सभी देशों ने इसके लिए बहुत सारा चीज़ किया भी है। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का उपाय इन लोगों ने ढूंढा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर विकसित जो देश हैं, डेवलप्ड कंट्री जो है,
वो अभी इसमें अपना योगदान नहीं दे पा रहा है। अब जैसे अगर अब भारत को कहा जाए कि भारत के जितनी भी सारी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को ख़त्म कर दे, तो एक झटके में ये ख़त्म नहीं होने वाला है, इसके लिए टाइम लगेगा। तो जब ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ये 1997 में, तो ये टास्क दिया गया कि सब देश अपने यहाँ का जो उत्सर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको कम करें, लेकिन फिर भी कोई देश कम कर नहीं रहा था। अच्छा, एक भी ये चीज़ निकाला गया, इसी में एक चीज़ और पता किया गया कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा है, पृथ्वी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, आखिर कितना डिग्री सेल्सियस है। तो वैज्ञानिकों ने इसका ये दिया कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको याद होगा औद्योगिक क्रांति हुआ था। कब हुआ था? कभी हुआ था औद्योगिक क्रांति? इसी युग में हुआ था कभी? कब हुआ था औद्योगिक क्रांति? तो औद्योगिक क्रांति हुआ था 1750 से लेकर के 1850। ये माना जाता है कि ये 100 साल का जो समय था औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? औद्योगिक क्रांति का मतलब ये होता है कि इसके पहले जो भी प्रोडक्शन होता था वो डीजल से और पेट्रोल से चलने वाले इंजन से नहीं होता था, मशीन से नहीं होता था, वो सब हाथ से होता था। लेकिन जैसे ही मशीन का आविष्कार हुआ तो फैक्ट्रियां बनना शुरू हुआ, वैसे ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो गया। तो वैज्ञानिकों ने ये बताया कि हमारा जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ उसके पहले हमारे यहाँ पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था। 15 डिग्री सेल्सियस था। ये वैज्ञानिकों ने बताया कि ओवरऑल जो ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और आज ये 200 सालों के बाद आज हमारा ये पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस हो गया है। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगा करके बताया कि अगर इसी रफ्तार से अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा पृथ्वी का, तो अगले 50 तक 2050 तक इस पृथ्वी पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान और बढ़ जाएगा। ये वैज्ञानिकों ने बताया। कब बताया भाई? तो वैज्ञानिकों ने बताया एक और फिर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ऐसे हर साल ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन जो जो कॉन्फ्रेंस में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये हुआ था COP 21 में 2015 में, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। पेरिस में बुलाया गया था, तो ये पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। पेरिस एग्रीमेंट COP 21 2015 में हुआ था ये। और इस समय वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी का टेम्परेचर अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहा तो अगले 50 सालों में 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे ही 2 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ा तो फिर अब इसका दुष्परिणाम आना शुरू हो जाएगा। क्या क्या आएगा भाई दुष्परिणाम इसका? तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सबसे पहले जो घटना घटेगी वो 2 घटना घटेगी। सबसे पहले जो भी हमारा आइलैंड है, आइसलैंड है, बर्फ उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, ये सारा का सारा बर्फ पिघल जाएगा। और जैसे ही ये बर्फ पिघलेगा, हाँ, सी लेवल बढ़ जाएगा। और सबसे पहला जो देश डूबेगा वो हमारा मालदीव है, बगल में मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, जितने भी द्वीप में सब देश बसे हैं वो सब का सब साफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा जो मुंबई है, कोलकाता है, जितने भी समुद्री किनारे हमारा बसा हुआ है राज्य, ये सब के सब डूब जाएगा। वो सब भाग करके फिर बंगाल वाले भाग करके बिहार में आ जाएंगे। ये खतरा है, सबसे पहला खतरा है टेम्परेचर बढ़ने का। सी लेवल बढ़ेगा और आधे से ज़्यादा देश डूब जाएंगे। दूसरा कारण ये होगा कि या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा या तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होगा
या तो बिल्कुल सूखा रहेगा कि कहीं भी चावल गेहूं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी एक भी चीज नहीं होगा। ये वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया और सारे देश के लोगों को बताया 2015 में कि अब आप लोग अपने अपने हिसाब से ये तय करिए कि ग्लोबल वार्मिंग को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे। तो उस समय चूंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ चुके थे, इन्होंने बीड़ा उठाया और कहा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने देश से कम करेंगे। सभी देशों को टास्क दिया गया कि सब लोग अपने अपने यहाँ पर ये काम करिए। मोदी जी भी उठाए अपना बीड़ा और बोले कि हम भी ये अब कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, कुछ न कुछ तो अब हम कम करेंगे। मोदी जी उसी समय सोच लिए थे कि पेट्रोल और डीजल का इतना दाम बढ़ा देंगे कि कोई चलाएगा ही नहीं गाड़ी, और सबको सब फिर क्या खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे, बैटरी पे चलने वाला खरीदे, सीएनजी पर चले। तो मोदी जी का लक्ष्य तो 2015 में ही तय था कि हमको पेट्रोल और डीजल का दाम तो इतना बढ़ाना है कि सब लोग ऐसे ही छोड़ दें। और देखिए मोदी जी अपने काम में सफल भी हो रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। और आज देखिए सड़कों पर देखिए बाइक तो एकदम आधा हो गया गाड़ी चलना। तो मोदी जी का ये सुनियोजित ये लक्ष्य है कि डीजल और पेट्रोल का अब दाम बढ़ते जाएगा। अब ये 150 से नीचे नहीं रुकने वाला है, ये जाएगा भी, ये ऊपर तक जाएगा। तो ये तो खैर ये बात हो गया, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं। जैसे ही मोदी जी को ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा मुंबई और सब कोस्टल एरिया जो है डूब जाएगा, तो मोदी जी और फ्रांस यानी कि भारत और फ्रांस ने मिल करके एक संगठन इन्होंने बनाया। और ये संगठन के माध्यम से इन्होंने ये कहा कि जितने भी हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल और कोयला से चलने वाले फैक्ट्रियाँ हैं, इन सबको अब हम बंद करेंगे। तो भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 2035 तक जाते जाते हम अपने देश से सारा का सारा ये कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन होने चीज़ों को हम बंद कर देंगे। ये मोदी जी का लक्ष्य है। तो ये क्या बनाया उन्होंने, भारत और फ्रांस ने मिल करके 2015 में ही एक संगठन इन्होंने बनाया था। इसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बनाया गया है ISA। ये भारत और फ्रांस के द्वारा बनाया गया ये सोलर अलायंस, ये गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2015 में। दो देशों ने मिलकर के किया है। हाँ, 2015 में इंडिया और फ्रांस। ये दो देशों ने मिलकर के किया था। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये किस चीज का है? ये सोलर अलायंस है। सोलर अलायंस है। सोलर अलायंस का मतलब ये था कि हम अगले 10 से 20 सालों में एनर्जी के लिए अब डीजल और पेट्रोल पर निर्भर नहीं रहेंगे, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहेंगे। और इसके लिए ये लक्ष्य तय किया गया कि इसमें हम टोटल ऐसा रखा गया इसमें, और ये पृथ्वी में यहाँ 0 डिग्री है, ये सूर्य है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा रहता है, सालों भर यहाँ पे प्रकाश रहता है। तो मोदी जी के द्वारा यही अलायंस ये कहा गया कि इस अलायंस में वही देश शामिल होंगे जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होगा, वही देश इसमें शामिल होगा। तो चूंकि ये भारत तो है इसमें शामिल, लेकिन फ्रांस तो थोड़ा ऊपर था,
लेकिन फ्रांस ने भी इसमें शामिल हुआ। तो ये सोलर अलायंस का मतलब ये था कि पूरे जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जितने भी सारे देश हैं जिनके पास सोलर एनर्जी है, यानी कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा पहुंच रहा है, वही इसमें शामिल हो सकता है। तो टोटल 121 देशों का लक्ष्य रखा गया था। टोटल 121 कंट्री इसमें आते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। इन सबके पास ये प्रस्ताव भेजा गया कि आप सभी लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करिए और सूर्य देवता जो ये फ्री में इतना एनर्जी बांट रहे हैं इसका उपयोग करिए। तो 121 देशों में से अभी कुल मिलाकर के 80 देशों ने मोदी जी का ये निमंत्रण स्वीकार किया है। अभी और देशों को स्वीकार करना है, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। और इसका हेड क्वार्टर भारत में बनाया गया है। इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय गुरुग्राम में बनाया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया है। तो पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन है जिसका हेड क्वार्टर भारत में बनाया गया है। तो गुरुग्राम में इसका बनाया गया है। तो मोदी जी प्रयासरत हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन किया जाए। ये तो हमेशा प्रयासरत किए हुए हैं, लगे हुए हैं। और इसमें अब आप लोग का सहयोग चाहते हैं मोदी जी कि डीजल और पेट्रोल पर जब दाम बढ़े तो आप लोग हो हल्ला न मचाएं। ये आपसे सहयोग चाहते हैं मोदी जी। देखते हैं कब तक आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो बर्दाश्त कर लिए सीमा है। तो ये कॉप ये हर साल होता है, उसमें से ये 2-3 साल के कुछ इम्पोर्टेंट कहा गया था। और इसी को लेकर के यही कॉप अभी भी चल रहा है। तो ये अभी 26वां कॉप होने वाला है। अभी ये 26वां होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है ये? 2021 में। तो कहाँ पर गए हुए हैं मोदी जी? अब जाएंगे ग्लासगो में होने वाला है। ग्लासगो, ग्लासगो कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में है। स्कॉटलैंड एक द्वीप है, वहीं पर ये ग्लासगो में होने वाला है। किसका? इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहीं नहीं है ना। हर साल ये नवंबर दिसंबर में होता है। तो ये अभी जो हो रहा है ये कल से ये शुरू होने वाला है। 31 अक्टूबर से लेकर के ये 12 नवंबर तक ये चलेगा। लगभग ये 13 दिन तक ये इवेंट होने वाला है। हाँ, तो कल मोदी जी आप यहाँ काम खत्म अपना करेंगे रोम में। G20 का शिखर सम्मेलन में कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, सुनेंगे, और वहाँ से फिर फ्लाइट से उड़ जाएंगे इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड में पहुँचेंगे वो 1 नवंबर को, और फिर इसमें शामिल होंगे वो, और फिर इसमें भी वो भाषण देंगे। फिर हम लोग उसको याद करेंगे और उसको फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे। यही हम लोग का काम है। हाँ, याद करना है अब आपको। तो यहाँ पर आपको 2-3 सवाल अभी याद करना है। जैसे कि सिंपल सा सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया गया? 2021 का ग्लासगो में किया गया। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कॉप 26 है क्या? तो आपको ये बताना है कि UNFCCC के द्वारा जो आयोजित किया जाता है क्लाइमेट चेंज पर हर साल आयोजित करने वाला ये कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंस है ये। हिंदी नाम नहीं है, नहीं हिंदी नाम नहीं है, ये इंग्लिश में ही इसका नाम है। हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे, यूनाइटेड नेशन कार्यबल है ये, कार्यबल जलवायु परिवर्तन पर ये सम्मेलन, ऐसे है। तो ये हर साल इसका आयोजित होता है। तो UNFCCC का स्थापना 1992 में, और ये कॉप कब से चला आ रहा है? 1995 से ये हर साल इसका कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है नवंबर और दिसंबर महीने में। नवंबर या दिसंबर लास्ट में ये आयोजित किया जाएगा। अब फिर इसके बाद जब 12 तारीख को जब ये कन्वेंशन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर एक रिपोर्ट आएगा कि आखिर ये 12 दिन जो ये सारे नेता लोग जा कर के यहाँ पर
भाषण दिए उसका क्या कंक्लूजन निकल के आया, या अगले 4 साल 5 साल में ये लोग कैसे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए कोई रणनीति इन लोगों ने बनाया या नहीं बनाया। तो क्या इन्होंने बनाया, ऐसे करके 12 नवंबर 13 नवंबर को जब अखबार आप पढ़ेंगे तो फिर इस पर फिर एक रिपोर्ट बनाना है और उसको फिर रिपोर्ट देखना है। तो फिर जब उस समय आएगा तो फिर उसके बाद फिर बताया जाएगा आपको कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब आपको चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़िए और इन सब चीज़ों को ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कहाँ मिल रहा है ये सब। तो हम आपको इतना बताए हैं, उसमें कुछ और नई नई चीज़ें आपको पता चलेगा। कुछ ये भी पता चलेगा कि जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। चाइना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन फैलाता है? चाइना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है, तीसरे नंबर पे ये है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने में सबसे ज़्यादा योगदान चाइना, अमेरिका और तब भारत का है, ये है। तो कुल मिला करके ये आपको जानना है। तो यही 2 चीज़ के लिए मोदी जी अभी विदेश यात्रा पर है। तो हमेशा आपको ये पीछा करते रहना है। हाँ, मोदी जी को ही नहीं, और भी हमारे देश के जो प्रमुख हस्ती है उनको अब पीछा करते रहना है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये बहुत सिंपल सा तरीका है, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, 1 घंटा न्यूज़पेपर को दीजिए ही दीजिए। अगर घर पे नहीं है तो यहाँ पर आता है कोचिंग में, आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो ये सब बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है और हो रही है, तो अब आपको इस पर व्यू एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो इसके पहले जो COP 25 हुआ ये कहाँ पर हुआ? 2019 में हुआ ये। तो ये आपको याद रखना है, ये मैड्रिड में हुआ था। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहाँ पर ये पिछला बार हुआ था। 2019 में COP 25 हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पिछले बार 2019 में यहाँ पर मैड्रिड में हुआ। और 1 साल का और याद रख लीजिए आप कि ये COP 24 ये कहाँ पर हुआ था। तो कम से कम पिछला 3 बार का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का कोई मूड का कोई नहीं जानता है, वो 1-2 बार का पीछे का वो ज़्यादा पूछ लेता है। तो COP हमें 24 के बारे में पता होना चाहिए कि COP 24 2018 में ये कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ था कोटोवाइस। कोटोवाइस है, ये पोलैंड में एक जगह है। पोलैंड में एक जगह है कोटोवाइस। तो 2018 में कोटोवाइस में हुआ। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, सिर्फ आज का ही नहीं, पिछले का भी, आगे पीछे सब चीज़ याद रखना है। और 13 तारीख को जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो फिर उसमें पता चलेगा कि अगले साल 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वो उस दिन फिक्स हो जाता है। तो अभी से ही अगले साल के लिए पता चल जाएगा कि अगली बार कहाँ हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी कुछ घटनाएं थी। 1-2 छोटी छोटी और घटनाएं हैं जो अभी देश दुनिया में हो रहा है। अभी अगर आप देखे होंगे सूडान, हाँ ये सूडान है, एक देश है। यहाँ पर अभी पिछले दिनों, अभी 10 दिन पहले यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर राजा का शासन चल रहा था, तो सेना ने यहाँ से राजा को गद्दी से हटा करके, यहाँ प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री को नज़रबंद कर लिया है और सेना ने शासन पर अधिकार कर लिया है और वही चला रहा है। तो अफ्रीका के कई सारे ऐसे देश में ऐसे होते रहता है और ऐसे चल भी रहा है। तो अफ्रीका में लगभग पिछले 10 सालों में लगभग 10 बार ये तख्ता पलट और भी देशों में हो चुका है। तो वहाँ ये सब बहुत ऐसा इतिहास रहा है। तो चलिए, करेंट अफेयर का आज क्लास आज हम यहीं पे रोकेंगे।
और हम चाहते हैं आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए को थोड़ा सा कुछ लिखवाया जाए, कुछ मेंस आंसर राइटिंग करवाया जाए। हाँ, तो हम ऐसा चाहते हैं ताकि आप लोग को कभी न कभी इस स्थिति से तो गुजरना ही है, और उसका प्रयास अभी से ही शुरू करना होगा आपको, है ना।